तो टॉपिक चल रहा है इंडियन लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। होपफुली आपने उसको देख लिया होगा तभी इसमें आए हो। अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेसन फर्स्ट सच दैट एक कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी बनी रहे। इज दैट क्लियर? चलो, ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम तो पॉज करके पढ़ लेना। लास्ट पॉइंट पे जस्ट फोकस करो कि इफ यू नीड पर्सनल काउंसलिंग इन केस कि आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या पर्सनल लाइफ में अगर बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। आपको ये सारी काम करना है। आपको मालूम है कि जनरल इंस्ट्रक्शन है, हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ कि ग्रेडेड सिस्टम्स एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना है और साथ में कॉपी कलम देखकर बैठना है। उसमें मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 और 3 कॉलम बनाने हैं सच दैट कि आप एक एक क्वेश्चन को कर पाओ और उसका अप्रोच डेवलपमेंट जो मेन पर्पज है इस पूरे सीरीज का वो आप डेवलप कर पाओ अपने अंदर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी चकिया कुट्टू फॉर्म ऑफ डांस। 4 स्टेटमेंट है, बताना है करेक्ट कौन से है। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट बताना है। पहला, इट इज परफॉर्म बाय चकियार कास्ट। देखो नाम देखो क्या है, चकियार कुट्टू, तो ऑब्वियस है चकियार कास्ट ही परफॉर्म करेंगे, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इट कांट बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदू। एक भाई बताओ, एक बात बताओ मेरे को कि अगर हायर कास्ट हिंदूज उसको परफॉर्म भी करेंगे तो रोकने वाला कौन है? लोअर कास्ट। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही है कि हमेशा कौन लोग दबाते आते हैं? स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना, मतलब कि जो मजबूत लोग हैं वही कमजोर लोगों को दबाते हैं। बोलो हाँ ना? कभी कमजोर लोगों ने मजबूत लोगों को दबाया? बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके लिए क्रांति करनी पड़ती है, वो अलग बात है, राइट। तो इसीलिए कि ये जो इट कांट बी ट्रेडिशनली विटनेस बाई दी हायर कास्ट हिंदूज, ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था लोअर कास्ट हिंदू। तो कॉमन सेंस से भी इसको आप कर सकते थे कि दूसरा गलत है। दूसरा गलत है तो देखो आंसर आ गया आपका कौन सा? पहला, तीसरा, चौथा। तो तीसरा देखो, मीन्स हाउ इज दी कंपनिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट इज अ थिएटर फॉर्म इज कॉल्ड कुथम्बलम। क्या इसका थिएटर फॉर्म ये कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया एवरीबॉडी। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बेसिक नॉलेज के बेसिस पे, है ना, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन भी लगा, कॉमन सेंस भी लगा। तो मैंने बाकी सारी चीजें बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इट इज परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ द चकियार कास्ट अलॉन्ग विथ अंबलवासी या फिर नाम्बियार्स जिनको बोलते हैं। और दूसरा गलत है। क्यों? चकिया कुट्टू कैन बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदूज बट नॉट बाय द लोअर कास्ट हिंदूज या फिर नॉन हिंदूज। ओके, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, पता ही है आपको, इसलिए आगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज अ मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या आमिर खुसरो इज नोन एज फादर ऑफ उर्दू पोएट्री एज वेल एज कव्वाली। किनको बोलते हैं? आमिर खुसरो साहब को। इज दैट क्लियर? देखो, फादर ऑफ कव्वाली और फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोक डांस फॉर्म इन स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच। कोरकू महाराष्ट्र में, झूमर हरियाणा और राजस्थान में। थाली की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है एवरीबॉडी। थाली जो है कहाँ कहाँ पे? कर्नाटक, सॉरी, केरला और तमिलनाडु, इन दोनों जगह पे थाली जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में मुकना जो है मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। गलत हमसे पूछा था इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से, थाली एक फोक डांस है फॉर्म ऑफ केरला और तमिलनाडु। इट इज परफॉर्म बाय वुमेन ड्यूरिंग द ओनम फेस्टिवल एंड अदर ऑस्पिशियस ओकेजन। ध्यान रहेगा। द डांस इज नेम्ड आफ्टर द सर्कुलर मेटल प्लेट थाली दैट द डांसर वियर अराउंड देयर नेक्स। द डांस इज सिंबल्स ऑफ द मार्शल ब्लिस और प्रोस्पेरिटी, देयरफॉर थाली। हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, पता ही है। अच्छा, बाकी चीजों को के बारे में जान लो। कोरकू जो है एक ट्राइबल डांस है मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। इट इज परफॉर्म बाय कोरकू ट्राइब। अब यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट क्या क्लियर हुए। क्या? कोरकू ट्राइब कहाँ के है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है और कोरकू एक टाइप ऑफ फोक डांस भी है। बोलो क्लियर? अगला, who are one of the oldest tribe of India. The dance is accompanied by song that narrates their history, culture और tradition. झूमर की बात करें तो एक फोक डांस है पंजाब और हरियाणा का, माफ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा का। इसमें राजस्थान नहीं होना चाहिए। ओके, पंजाब और हरियाणा का यहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा। इट इज परफॉर्म बाय बोथ मेन और वुमेन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एंड अदर फेस्टिवल ओकेजन। द डांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द आर्म्स और लेग्स एंड रिथमिक क्लैपिंग ऑफ द हैंड्स। मुकना की बात करें, एक फोक डांस है कहाँ का? मणिपुर का। इतना ध्यान में रखो, इनफ है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, है ना, मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉकीज, मतलब कि जिसमें मतलब आवाज आती थी, टू बी प्रोड्यूस इन इंडिया आवाज। बिल्कुल सही है, बच्चों को याद रहता है। इसका करेक्ट आंसर आलम आरा। कब? 1930 में।
और पुंडलिक जो है 1912 में आई थी। तो एवरीबडी, अब बात आती है कि सर पुंडलिक को पहला क्यों नहीं बोलते? एवरीबडी क्यों? क्योंकि ये कुछ पॉइंट पे खरा नहीं उतरती। जैसे ये 22 मिनट का है केवल, तो आलम आरा कितने का था? ये 40 मिनट का था, ठीक है। लेकिन एक फुल प्लेज में देखा जाए तो आलम आरा है ना, उसको क्रेडिट दिया जाता है फर्स्ट टॉकीज मूवी का, फीचर फिल्म टॉकीज, तो आलम आरा है। राजा हरिश्चंद्र क्या है 1931 में, सॉरी उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें, है ना। तो अभी रुक जाओ, बस 1 मिनट दीजिए। देखो, अगर हम बात करें टॉकीज का, तो आलम आरा को पहली फीचर फिल्म टॉकीज के लिए 1931 में रिलीज हुआ था, लगभग 40 मिनट का था, ठीक है। चलो, तो ये टाइम ड्यूरेशन भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं। 1931 में आलम आरा जो है फर्स्ट फीचर फिल्म है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब बात आती है कि जो पुंडलिक और राजा हरिश्चंद्र को मैंने बताया, तो राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी 1913 में, क्या है? एक साइलेंट मूवी है। सेम मैनर में पुंडलिक भी क्या है? एक साइलेंट मूवी है एवरीबॉडी, जो कि 1912 में प्रोड्यूस हुई थी। अब बात आती है कि सर तो फर्स्ट साइलेंट मूवी जो है फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र को क्यों बोलते हैं, पुंडलिक को क्यों नहीं बोलते? तो एवरीवन, फुल फ्लेज में देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र को क्रेडिट जाता है, क्यों? क्योंकि इसको दादा साहब फाल्के जी ने डायरेक्ट किया था, इसलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिलता है। अगर आपको थोड़ा बॉलीवुड वगैरह का है ना इंटरेस्ट हो, पता हो तो। पुंडलिक जो है वो केवल 22 मिनट की मूवी थी एवरीबॉडी, और वहीं पे राजा हरिश्चंद्र आई थिंक 40 मिनट का है। तो पुंडलिक जो है कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती, दैट्स वाई राजा हरिश्चंद्र को ऑफिशियल बेसिस पे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी राजा हरिश्चंद्र को पहला फर्स्ट फीचर फिल्म साइलेंट मूवी मानती है। इज दैट क्लियर? चलो, जो सारी चीजें मैंने बताया वही सारा कुछ है। अब एक बार पढ़ सकते हो बाकी चीजों के बारे में, लेकिन मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हरिश्चंद्र का बता दिया, फाल्के फिल्म कंपनी ने किया था, दादा साहब फाल्के ने। और फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म, और दादा साहब फाल्के इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? मृच कटिकम, अभी कितनी बार पढ़ लिया, शूद्र का, बिल्कुल सही है, मृच कटिकम शूद्र का। और बुद्ध चरित्र की बात करें बड़ी, तो अश्वघोष थे इसके, तो वासुवर्णु बिल्कुल नहीं होगा, तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। लो बचा दो ऑप्शन, बी और सी। तो बी और सी में देखो, मुद्र राक्षस विशाख दत्त सभी को पता है, और हर्ष चरित्र जो है बाना भट्टा ने किया था, ये भी आप ध्यान रखो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला और तीसरा तो श्योर शॉर्ट आपको मालूम होना चाहिए, क्यों? कई बार हमने देख लिया है, बोलो हाँ ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एवरीबडी, 1, 3 एंड 4, ध्यान रहेगा। गुड। अब उसके बारे में डिटेल है, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबडी। मुद्र राक्षस क्या है, ध्यान से समझो। एक संस्कृत लैंग्वेज प्ले रिटन बाय विशाख दत्त, एक 4th सेंचुरी इंडियन ड्रामेस्टिक और पोएट। क्या थे? विशाख दत्त एक ड्रामेस्टिक और पोएट थे। द प्ले नरेट्स द एसेंट, इतना ध्यान में नहीं रखना है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑथर और टेक्स्ट। फिर से देखो, विशाख दत्त का आ गया क्या? मृच कटिकम किसका है? शूद्रका का है, तो सी का दूसरा होगा, है ना। बाकी को बारे में आपको नहीं पता है, देखो विशाख दत्त जी का और कोई टेक्स्ट नहीं मालूम आपको, कोई बात नहीं, तो सी का दूसरा देखो, सी का दूसरा केवल एक ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हो गया बी। देखो, केवल एक चीज आपको मालूम हुआ, उसके बेसिस पे ही आपने करेक्ट आंसर बता दिया, बोलो हाँ ना। इसलिए ये फायदा होता है आपको एकदम श्योर शॉर्ट क्लैरिटी का। अगर आपको थोड़ा भी जानकारी है लेकिन एकदम श्योर शॉर्ट है ना, तो उसके बेसिस पे भी आप बहुत बार करेक्ट जवाब तक पहुंच सकते हो। तो आप ये ध्यान से समझो, वाहर मिहिर जी ने लिखा था तीसरा बृहद संहिता। वहीं पे विशाख दत्त का 4th कौन सा? देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखा था? विशाख दत्त ने। शूद्र का आपको मालूम है, सेकंड क्या? मृच कटिकम। और बिल्हाना की बात करें तो उन्होंने लिखा था विक्रमंका देवचरित। ओके, अब वो सारी की सारी चीजें क्या है, उनमें क्या क्या है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत और यम। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे नचिकेत और यम है मेंशन इन दी, इसमें है, तो ये है एवरीबॉडी कठोपनिषद में है। कठोपनिषद देख सकते हैं आप, बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है, ध्यान होना चाहिए आपको। कठोपनिषद क्या है? एक पार्ट ऑफ यजुर्वेद एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली स्टडीड उपनिषद। The Kathopanishad is presented as a dialogue between young seeker named Nachiket and the god of death Lord Yam, also known as, उनको क्या बोलते हैं? यमराज। The text explore themes such as nature of the self, आत्मन। अब वो मालूम ही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फैक्ट्स अबाउट केनोपनिषद के बारे में ध्यान से समझो। केनोपनिषद क्या है? केना उपनिषद इज वन ऑफ द, इसको ऐसे भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द एंशिएंट उपनिषद दैट इज पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर इन हिंदुइज्म। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रिंसिपल उपनिषद और इज एसोसिएटेड विद सामवेद। कहाँ पे है? सामवेद। और ऊपर वाला किससे था? कठोपनिषद यजुर्वेद का पार्ट था।
इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इतना आपको मुझे मालूम है, नहीं याद होगा तो रहने दो, आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इन्वॉल्व सोलो परफॉर्मेंस? क्या सोलो परफॉर्मेंस, अकेला एक कौन परफॉर्म करता है? याद कीजिए, अभी ऊपर हमने देखा मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब ब्यूटीफुल वुमेन जो मोह ले, और जो कि विष्णु भगवान का एक अवतार है, फीमेल अवतार, और अट्टम का मतलब डांस होता है। तो ये एवरीबॉडी अकेले परफॉर्म किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। बाकियों के बारे में आप जानते हो कि उड़ीसा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है और कैसा डांस है, राइट। सबके बारे में कई बार हमने देख लिया। तो भरतनाट्यम कहाँ का है एवरीबॉडी? तमिलनाडु का है, आपको मालूम ही है, ठीक है। और वहीं पे कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और उड़िया का डांस पता ही आपको, उड़ीसी। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो एक फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मनिंदर, है ना, मिनिंदर भी बोलते थे इनको, और बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम था नागसेन। क्या नाम था एवरीबॉडी? नागसेन। कई बार देख चुके हैं, देखो ध्यान से। नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, स्कॉलर हु लिव्ड इन द 2nd century BC। ही वाज फेमस फॉर हिज डायलॉग विद किंग मिनिंदर वन। उसको उनका नाम था मिलिंद या मिनिंदर या मिनिंदर, कई नाम से उनको जानते थे, मतलब सिमिलर। तो इसलिए उन दोनों के बीच के डायलॉग को क्या नाम दिया? मिलिंद पन्हो। क्या? मिलिंद पन्हो। होपफुली आपको क्लियर है। नेक्स्ट, प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय। तो प्रेम वाटिका जो पोएम था कृष्णा की लाइफ में, वो कंपोज किया था रखसान साहब ने। रसखान खान मतलब एक मुस्लिम पोएट थे, उन्होंने कृष्ण भगवान की लाइफ पर, है ना, प्रेम वाटिका पोएम्स जो है लिखी। अब उनके इतने ब्यूटीफुल कंपोजर है, तो एक मैं बस आपको सुना देता हूँ रसखान साहब का, ध्यान से सुनिएगा। कि प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों होए। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो गाने की थोड़ी असफल कोशिश, लेकिन आपको समझ आया होगा मर्म क्या है। एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना के अगर हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आप भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हो, तो अब भी ऐसे बेहतर समझ आता है और अच्छे से सीख पाते हो। तो देखो, रसखान वाज ए हिंदी पोएट हु वाज बोथ अ मुस्लिम एंड अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। His birth name was Sayyid Ibrahim. He composed Prem Vatika, poem on the life of Krishna, in praise of his devotion and love for Radha. तो सिंपली जब मैं इसको पढ़ रहा था एवरीबॉडी, तो अब देखो लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, आपको मालूम ही है ना। तो इसलिए जैसे ही ये सारी चीजें मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, तुरंत मैं गूगल करता हूँ और उनकी 2-4 रचनाएं पढ़ता हूँ। जो अभी मैंने आपको सुनाया ना, वो अभी रिसेंटली जब मैं इसको रिवाइज कर रहा था कि क्या क्या पढ़ाना है आप लोगों को, तो उसी टाइम पे मैंने इसको देखा था। तो इसलिए अगर इंटरेस्ट की चीजें मिलती है आप ना, उसको जस्ट गूगल करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। उससे तो एक तो आपको संतुष्टि मिलती है, दूसरा आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है बेहतर वे में। उससे बेहतर क्या हो सकता है, बोलो हाँ ना। ओके आगे बढ़ते हैं। बोला कि नेस्टैलिक क्या था? एक पर्शियन स्क्रिप्ट था एवरीवन, मिडिवल इंडिया में यूज किया जाता था। क्या? नेस्टैलिक। आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है, देखो ध्यान से। नेस्टैलिक एक पर्सो अरेबिक स्क्रिप्ट है, यूज्ड एज द प्रिफर्ड स्टाइल फॉर अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, दारी और पाश्तो इन अफगानिस्तान और पर्शियन इन ईरान। बस इतना ध्यान में रखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। आगे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो एवरीवन, थेरी गथा जो है, होपफुली प्रोनाउंसिएशन ठीक है मेरा, थेरी गाथा जो है एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ना कि जैन लिटरेचर। बाकी अकरंग सूत्र और सूत्र कीर्तंग और बृहद कल्प सूत्र, ये तीनों के तीनों क्या है? जैन टेक्स्ट है। अब ये ध्यान में होना चाहिए आपके, जैन टेक्स्ट है, लिटरेचर है। और तेरी गाटा जो है क्या है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। ध्यान रहेगा आपको, गुड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, बता ही दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। अब देखो इतना आसान, सबको मालूम है। विशाख दत्त अभी देखा मैंने, क्या हमने क्या एक ड्रामेस्टिक और पोएट थे, ऊपर देखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? 2। और वारा मिहिर, मान लो कि अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं। चारका तो सबको पता होता है, क्या एक मेडिसिन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, कई लेक्चर में हमने पहले भी देखा था। ब्रह्मदूत गुप्ता सबको पता है क्या है? मैथमेटिशियन है। 4-1-4, तो 2-1-4, तो 2-1-4, 1-4 केवल लास्ट सी ऑप्शन में है, 1-4 लास्ट के, है ना। तो केवल 2 भी अगर आपको मालूम होता है तो इसको कर सकते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा एवरीबॉडी। तो वारा मिहिर के बारे में क्या बात आती है कि वो एक एस्ट्रोनॉमी में विशेषज्ञ होंगे, है ना, एक्सपर्ट होंगे। तो सबके बारे में देख सकते हैं। विशाख दत्त एक संस्कृत प्ले राइट और पोएट थे, जो कि नोन फॉर हिज हिस्टोरिकल ड्रामा सच ए मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अभी दोनों हमने देख लिया इनके। He lived in the 4th or 5th century CE and was a courtier of the चंद्रगुप्त II। वारामेर की बात करें तो एक एस्ट्रोनॉमर थे, जो रहते थे कब? 6th century CE में। He was one of the 9 jewels of the court of King विक्रमादित्य। He wrote several work on astronomy, astrology और mathematics such as बृहत संहिता, बृहत जटका और
पंच सिद्धांतिका। चाणक्य की बात किया जाए तो संस्कृत फिजिशियन और स्कॉलर थे हु लिव्ड इन सेकेंड और थर्ड सेंचुरी बीसी। सोच रहे हो इतना पुराना। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा। क्या फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा चाणक्य। ब्रह्मगुप्ता की बात करें तो संस्कृत मैथमेटिशियन जो कि 7th सेंचुरी सी में थे। ही वाज द हेड ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे? उज्जैन में। इतना ध्यान रहेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउ डाइवोर्स टू वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। मतलब कि अगर हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया वाइफ को तो वाइफ जो है उससे तलाक ले सकती थी, अलाउ करता था ये अर्थशास्त्र। कहाँ पे मिलता है इसका प्रमाण? अर्थशास्त्र में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द 10 अपभ्रंश was used in the term अपभ्रंश was used in the medieval Sanskrit text to denote। तो अपभ्रंश एवरीबॉडी संस्कृत जो संस्कृत है तो त्रुटिपूर्ण संस्कृत को अपभ्रंश बोलते थे। तो वो कहाँ से निकला? अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, उसको अपभ्रंश बोलते थे कि त्रुटिपूर्ण संस्कृत। देखो, अपभ्रंश was used in medieval Sanskrit text to denote the form of some modern Indian language spoken like कौन सा? नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती और बंगाली। अपभ्रंश का संस्कृत में लिटरली मीनिंग होता है करप्ट या फिर नॉन ग्रामेटिकल इन लैंग्वेज दैट विच डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ संस्कृत ग्रामर्स। अपभ्रंश लिटरेचर एक वैल्यूएबल सोर्स फॉर हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर द पीरियड स्पेनिंग फ्रॉम 12 से लेकर 16th सेंचुरी तक। नेक्स्ट, मोडी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन दी डॉक्यूमेंट्स ऑफ। आप अभी रिसेंटली मैंने कोई मूवी देखी, मूवी नहीं, वेब सीरीज था जियो हॉटस्टार पे। तो मोदी नहीं है, मोडी स्क्रिप्ट है एवरीबॉडी। मराठाज यूज करते थे, सिलेदार करके समथिंग था, है ना। तो इस तरीके से कुछ हिस्टोरिकल चीजें आप देखते हो तो वहां से बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आपके क्लियर होते हैं। जैसे सिलेदार एक स्पेशल टाइप के सिपाही थे, कहाँ? मराठाज एम्पायर में। मोडी स्क्रिप्ट से पता चला, बहुत सारी चीजें पता चली। तो इस तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट है ना देखने पर, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है एवरीबॉडी। तो देखो, मोडी वाज ए स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट मराठी। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पेपरवर्क ऑफ द पेशवाज वाज कैरिड आउट इन मोडी स्क्रिप्ट। इट वाज मेनली यूज्ड इन मेंटेनिंग द रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। मोडी स्क्रिप्ट इज आल्सो नोन एज मुड़िया। टुडे मराठी इज रिटन ओनली इन देवनागरी। आज मराठी किसमें लिखा जाता है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन द मुगल एम्परर। तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की, बाबर की बेटी और हुमायूं की सिस्टर थी, गुलबदन बेगम, है ना, वो क्या थी? रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन मुगल पीरियड। देख लो ध्यान से। गुलबदन बेगम की बात करें 1523 से 1603 तक, वाज अ पर्सो टर्किश प्रिंसेस, द डॉटर ऑफ एम्परर बाबर। शी इज नोन एज द ऑथर ऑफ द हुमायूंनामा, द अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ हर हाफ ब्रदर हुमायूं। नूरजहां की बात करें तो वाइफ ऑफ 4th मुगल एम्परर जहांगीर की वाइफ नूरजहां थी। She had great influence on Jahangir and thereby had a direct influence on the affairs of the state. She is only Mughal empress to have issued a decree known as Nisan, a privilege reserved strictly for the male member of royalty. Begum Jebun Nisa की बात करें तो was the eldest daughter of the Aurangzeb and was the most favored of all his children. She was imprisoned for last 20 years of her life by her father. Next, विदूषका एक कॉमन कैरेक्टर है संस्कृत ड्रामा में। वो किसको डिनोट करता है? वो ब्राह्मण, है ना। विदुषका मतलब ब्राह्मण होता था एवरीबॉडी। कहाँ पे? संस्कृत ड्रामा में। देखो ध्यान से, क्लासिकल संस्कृत ड्रामा की बात करें तो विदुषका, बुफून भी बोलते हैं, इज इसेंशियली अ ब्राह्मण एंड अ कॉन्फिडेंट अटेंडेंट ऑफ द हीरो। डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड इन संस्कृत, ही स्पीक इन प्राकृत, the vernacular language of the time. Bharat mention him along with the principal character in his नाट्य शास्त्र। होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर हो एवरीवन। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई नो कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया इसलिए लेक्चर जल्दी हो गया, बट जो कि एक अच्छी बात है। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जैसा कि लास्ट में 2 लाइन हम करते हैं। तो आज के लिए है आपके लिए, ये देखो ध्यान से। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तुम तैर के दरिया पार करो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कहना है। होपफुली आपको समझ आया होगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट्स व्हाई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।